We will study about angle of friction. Okay, so this is very interesting and a simple article for you. As to enjoy this article, I would like to explain so that these kids can enjoy it a lot. So just get ready with this. Just imagine that this text will be very simple and every one of you for sure will able to understand it. सी सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हमारे पास एक कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है. दिस इज़ सम हॉरिजॉन्टल सरफेस. ये देखिए, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल सरफेस वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन एंड अगेन. एंड देन देयर इज़ ए ब्लॉक ऑन दिस. आप प्रैक्टिकली देखते चले जाइए, एक ब्लॉक है, ये इसके ऊपर रखा है. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन नेचुरली, जो कुछ होगा वो अपने आप लिखते चले जाइए. अब क्या होगा, द वेट ऑफ दिस ब्लॉक विल बी in vertically downward direction. So I can write it like this. ये सब कुछ अपने आप होगा. Okay, let m is the mass of the block, then weight w, mg is of the block, and it will points in vertically downward direction. अब ये क्या करेगा कि ये जो टेबल है जिसका मास m है, ये the table of mass m, ये इस sorry, this block, wooden block of mass m will exert the force on this table. वो इस टेबल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा. अब ये कोशिश करेगा कि मैं नीचे उतर जाऊं, टेबल को तोड़ दूं और मैं ज़मीन पर जाकर अपने आराम से बैठ जाऊं. पर ये टेबल क्या करेगा, ये रिएक्शन फोर्स पैदा करेगा और इसको यहाँ संभाले रखेगा. ये संभाले रखने के लिए बात बहुत ज़रूरी है कि जो ये R है, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन. ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, इट शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द दिस वुडन ब्लॉक. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट अगेन एंड अगेन. हमने आपको पहले भी बार बताया है कि ये यदि ये ब्लॉक अब नीचे ना जाए, इसके लिए एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग बाई डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो. द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग बाई डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो. व्हाट डज दिस मीन? दिस रिएक्शन फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg. So this is the condition that is more important for the stability of this wooden block on the table. So next, यदि हम क्या करते हैं, यदि हम इसके ऊपर कोई एक फोर्स अप्लाई करते हैं, if someone will apply the force on this block in the forward direction from left to right. Okay, if someone will apply the force on this block in forward direction, right, if someone will apply the force on this block, right, so this is the applied force on this block, then what will happen naturally, to keep this block stationary, ये ब्लॉक यहाँ का यहीं रहे, ये ब्लॉक यहाँ से मूव नहीं करे, एक फोर्स अपने आप यहाँ लगना शुरू हो जाएगा. And this force will act in the direction opposite to that of applied force. मैं आपसे बात नहीं कर सकता, पर मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे इंजॉय कर रहे होंगे कि ये फोर्स, यदि हम फोर्स को यदि लेफ़्ट टू राइट लगाएंगे तो एक फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो इस ब्लॉक को स्टेशनरी रखेगा, वो हिलने नहीं देगा, वो इसके ऑपोजिट काम करेगा. और जब तक ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे, यू नो दैट फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से आप अप्लाइड फोर्स लगातार इंक्रीज करते चले जाते हैं, जैसे मैंने आपको ट्रॉली और सीमेंट की बोरियों को एग्जांपल दिया था, आप लगातार फोर्स बढ़ाते जाते हैं, तो जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो अपने आप को उसके अकॉर्डिंग बढ़ाता चला जाता है अपने आप. ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है. एक स्टेज ऐसी आती है कि अपने आप को जब बढ़ाने की क्षमता अपनी खो देता है, उसके बाद बॉडी मूव करना शुरू कर देती है. उसी स्टेट का नाम होता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की. अब यदि आपने इसके बाद अप्लाइड फोर्स इंक्रीज किया तो जो आपका ब्लॉक है वो मूव करना शुरू कर देगा. परंतु हमारा जो आज का टॉपिक है उसको हमने पढ़ना है, उसका नाम है एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो हम उसी के ऊपर यदि फोकस करें तो ज़्यादा बुद्धिमानी होगी. देखिए, हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हमारे पास जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है और जो नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों वेक्टर्स हैं. बिकॉज बेसिकली दीज आर द फोर्सेज एंड फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. हम इन दोनों का एक रिजल्टेंट निकालते हैं. इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा
आपने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है, ये इन बिटवीन कहीं होगा, इन दोनों फोर्सेस के बीच में कहीं होगा। तो हम अंदाजे से यहाँ मार्क कर देते हैं कि दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ, ये जो रिजल्टेंट, अब एक रिजल्टेंट ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ है, तो मैं यहाँ इसको आर प्राइम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, लेट दिस इज़ आर प्राइम। और यहाँ हम लिखने की कोशिश करते हैं कि आर प्राइम है क्या। बेसिकली आर प्राइम इज़ द, इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ, इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ, ये रिजल्टेंट दो वेक्टर्स का है। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ किस किस का, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड, और ये वाला पार्ट तो आपको पता है, नॉर्मल रिएक्शन, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला। अब आप देखिए कि ये जो रिजल्टेंट है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का, और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में एक एंगल एस्टेब्लिश हो गया है। हम इस एंगल का एक को हम अल्फा कंसिडर कर लेते हैं। लेट दिस एंगल इज, सॉरी, देन लेट दिस एंगल इज सम थीटा। ओके, सो दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसी एंगल थीटा को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसका मैथमेटिक्स करने से पहले मैं ये आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझ आ गया होगा। हम इसको अब शब्दों में पिरोने की कोशिश करते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज़ होती है, और उम्मीद भी करता हूँ कि आपको अब ये सब बहुत आसान लगेगा, क्योंकि अब हमारे सिर्फ वर्ड्स में ही लिखना हमारे पास रह गया है। देखिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज, अब हम यहाँ लिख देते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, angle of friction is defined as the angle between, as the angle between, this is the angle between किस किस के बीच में, this is the angle between the resultant of, किस किस के बीच में angle between the resultant of limiting, angle between the resultant of limiting force of friction, limiting force of, resultant of angle limiting force of friction, angle between the resultant of limiting force of friction and normal reaction R। इन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है उसके बीच में मेक्स विद नॉर्मल रिएक्शन R, डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन R मेक्स विद नॉर्मल रिएक्शन। It is defined as the angle between the resultant of the limiting force of friction and the normal reaction makes with the normal reaction R। तो ये जो एंगल बना किस, वैसे यहाँ से फिर देख लीजिए, रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है उसका और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब हम इसका कुछ मैथमेटिक्स भी करना चाहते हैं कि हम इस घटना को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो वो बहुत सुंदर हो जाएगा। ओके, तो हम ऐसा करते हैं, इसके लिए हमें अगले पेज पर चलना होगा या हम यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम इसके लिए एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। जस्ट ट्राई टू कंप्लीट ए पैरेललोग्राम। So this parallelogram is like this. Okay, so here you will mark this point as some O, this is A, this is B, and this is some C.
So from this parallelogram, if this side is Fs maximum, then AB is equal to Fs. This is the limiting force of friction, is equivalent to this, and OA is equal to R. This is a normal reaction. So from here on, from triangle OAB, we have, यहाँ से आप कैलकुलेट कर लें, tan theta is equal to AB upon OA. So this is equal to Fs, this is the limiting force of friction, upon the normal reaction R. So this tan theta, I can write now, tan theta is equal to maximum value of the static friction, that is limiting friction, upon R. This is equation number 1. But we know that limiting force of friction is directly proportional to the normal reaction. So if we'll remove this sign of proportionality, then it is equal to mu s time R. Then mu s is equal to Fs maximum upon R. So this is equation number 2. So see here, from equation number 1 and equation number 2, we will see that this mu s is equal to tan theta. So this means static force, a coefficient of static force of friction, is equal to the angle of friction. So it is beautiful to see the static force of friction is equal to the angle of friction. So this is a very important conclusion and interesting conclusion that can be drawn from here. So this is all about the angle of friction. If you have any question, you can ask in the comment box. अब हम चर्चा करेंगे एंगल ऑफ रिपोज के बारे में. So this angle of repose is very simple for you to understand. Angle of repose. You will now concentrate about angle of repose. So you will find it so simple to understand it. So हम शुरू करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के बाद चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे. ये देखिए, ये हमारे पास एक प्लेन सरफेस है और इस प्लेन सरफेस के ऊपर एक इंक्लाइंड प्लेन है. मतलब इन दोनों प्लेन्स के बीच में एक कोई एंगल एग्जिस्ट करता है और ये एंगल है अल्फ़ा. ये अल्फ़ा एंगल के ऊपर दो प्लेन सरफेस जो है वो अरेंज है. इस प्लेन सरफेस के ऊपर एक वुडन ब्लॉक है. दिस वुडन ब्लॉक is like this. There is a wooden block. Okay. This is a wooden block of certain mass m. इस वुडन ब्लॉक का कोई मास m है और यदि इसका मास m है तो इसका जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवार्ड डायरेक्शन में होगा. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवार्ड डायरेक्शन. सो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये जो वेट है इसका, जिसका मास m है, W इज इक्वल टू mg, दैट इज इन वर्टिकली डाउनवार्ड डायरेक्शन. और ये आपने पढ़ा है कि जो नॉर्मली जब ये जो वुडन ब्लॉक है इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस का नाम हम यहाँ लिख देते हैं कि कोई जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये है OA और ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये कोई OB है. तो जैसे हम इस वुडन ब्लॉक जिसका मास m है इसको इस इंक्लाइन प्लेन पर रखते हैं तो ये प्लेन इसको नीचे नहीं आने देता. तो नीचे नहीं आने देने के लिए क्या करेगा, ये नॉर्मली रिएक्ट करेगा. नॉर्मल रिएक्शन आप जानते हैं, इट इज़ द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द टू बॉडीज़. तो ये हो जाएगा इसका नॉर्मल रिएक्शन. सो नॉर्मली ये जो सरफेस है
वो रिएक्ट करेगा, इंक्लाइन प्लेन जो है वो रिएक्ट करेगा ताकि वुडन ब्लॉक नीचे ना गिरे। अब आप इसको पूरा कर दीजिए, नॉर्मल रिएक्शन के लाइन को आप पूरा कर दीजिए। इस लाइन को बैलेंस करने के लिए ये एक अनदर लाइन हमने ड्रॉ कर दी, और ये जो एंगल होगा ये भी अल्फा होगा। ओके, अब आपने जो पहले शुरू में रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स के बारे में पढ़ा है कि उसमें आपने ये पढ़ा है कि यदि आपके पास ये देखिए दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस बाई एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस, और in between these two axes if there is any vector a vector, if there is any vector a vector, this is a vector, we will make use of this concept. If there is some a vector is making an angle theta with this, then the x component is a cos theta, मतलब जो वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो ए cos थीटा होगा। आप इसको आपने इसको समझा है उस टेक्स्ट में, हम रिकॉल करा रहे हैं। एंड दिस पार्ट इज ए बाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, सो ए एक्स इज इक्वल टू ए cos थीटा एंड द बाई कंपोनेंट ऑफ दिस इज ए साइन थीटा। सो हियर ऑन वी विल रिजॉल्व दिस इन ए सिमिलर वे। सो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, दिस विल बी लाइक दिस। ओके, सो दिस इज लाइक दिस। सो नाउ रिजॉल्व इट इनटू टू कंपोनेंट। अब इसका ये देखिए यहाँ इस वेक्टर ए का जो एक्स कंपोनेंट ए cos थीटा होगा, तो इस बेट का जो इसका ये कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा एम जी cos alpha, and this component is now mg sin alpha. Okay, and now with because of this mg sin alpha, this block will come down, इसकी वजह से ये नीचे आएगा, बट फिर भी ये सरफेस इंक्लाइंड होने की वजह से भी ये जो वुडन ब्लॉक है वो स्टेशनरी है। यदि ये स्टेशनरी है इसका एक मतलब है, यदि ये स्टेशनरी है तो इसका ये मतलब है कि सम ऑफ द फोर्सेस अलोंग दिस एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। आप इस एक्सिस को एक्स एक्सिस ले लीजिए, इस एक्सिस को बाई एक्सिस ले लीजिए। जरा गौर से देखिए, यदि ये ब्लॉक अब ना ऊपर जा रहा है, ना बाई एक्सिस की ओर, पॉजिटिव बाई एक्सिस की ओर जा रहा है, ना नेगेटिव बाई एक्सिस की ओर जा रहा है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग बाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। बट डज दिस मीन, इसका मतलब साफ है दैट आर इज इक्वल टू एम जी कॉस एल्फा। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एम जी कॉस एल्फा के कंपोनेंट को कंप्लीटली बैलेंस कर रहा है। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ओके, उसी तरीके से ये जो ब्लॉक है, दिस इज नॉट मूविंग इन द इन एक्स डायरेक्शन ऑल्सो, दिस ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग डाउन, दिस ब्लॉक, this wooden block is not sliding down, the inclined plane, ये inclined plane में वो नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, sum of all the forces along x direction is also equal to 0। इसका मतलब साफ है कि यहाँ कोई एक ऐसा फोर्स है जो इसको बैलेंस कर रहा है, एंड दिस बैलेंसिंग फोर्स इज द सेम फोर्स ऑफ स्टेट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फ्रिक्शन, दिस इज द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो एक अब ऐसी स्टेट में है ये, अब हम डिफाइन कर देंगे, रुक जाइए थोड़ी देर, आप इसको लिख देंगे क्योंकि ये यदि नीचे नहीं जा रहा है इसका मतलब साफ है कि इसी एक्सिस को हमने एक्स एक्सिस लिया और इसको हमने बाई एक्सिस लिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो एफ एस है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो कंप्लीटली बैलेंस हो रहा है एम जी साइन एल्फा से। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। सो अब आपको समझने की थोड़ा सा कोशिश करनी है यहाँ से कि बेसिकली जो एंगल ऑफ रिपोज अब क्या है। ये वो मिनिमम एंगल है यदि आपने अब इस जो आपका इंक्लाइन प्लेन, यदि आप थोड़ा सा भी इसको ऊपर उठाते हैं तो आपका वुडन ब्लॉक नीचे की ओर खिसकना शुरू कर देगा। ये वुडन ब्लॉक नीचे की ओर खिसकना शुरू कर देगा और आप इसको
लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आप एफ एस नहीं लिख पाएंगे, ये फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। और फॉलो, इसका मतलब है कि ये कौन सा एंगल है, दिस इज द मिनिमम एंगल। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज़ द मिनिमम एंगल। अब एंगल ऑफ रिपोज आप यहाँ से समझ गए हैं, इट इज़ द मिनिमम एंगल। फिर हम इसका मैथमेटिक्स करते हैं, इट इज़ द मिनिमम एंगल, इट इज़ द मिनिमम एंगल मेड बाई, कौन बनाता है इसको, मेड बाई एट द इंक्लाइंड प्लेन। इट इज़ अ मिनिमम एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन। ये इंक्लाइंड अल्फा, आप इन अल्फा के ऊपर ध्यान रखिए, दिस एंगल इज मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन, ये है इंक्लाइंड प्लेन। ओके, जिसने हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कोई एंगल बनाया है, ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस। दिस इज द एंगल मेड बाय इंक्लाइंड प्लेन with horizontal surface, with horizontal surface, और एक छोटे से छोटा एंगल है such that the body placed on it just starts sliding down। यदि वो नीचे की ओर चली नहीं है, क्योंकि यदि नीचे चल पड़ेगी तो हम फोर्स, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इस मैथमेटिक्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर यदि अब आप थोड़ा सा भी अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये खिसकना शुरू हो जाएगी। इस समय तक जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो mg साइन अल्फा के बिल्कुल बराबर है। अब हम आगे इसका मैथमेटिक्स लिखते हैं। अब चीज़ें बिल्कुल साधारण हो गई हैं, आगे आपको समझना अब बहुत आसान लगेगा। हम लिखते हैं, देखिए यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से भाग दे दीजिए और आपके पास आएगा, देखिए एफ एस मैक्सिमम, दिस इज द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगी और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। ये एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, आप इसके बारे में जानते हैं। सो अब यहाँ आ जाएगा r और यहाँ आ जाएगा mg cos अल्फा। सो mg से mg कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। बट यू हैव सीन, आपने देखा कि जो एंगल ऑफ रिपोज है tan अल्फा is equal to limiting force of friction upon the normal reaction R, right? So what you have seen over here कि आप ये देख रहे हैं कि ये एंगल तो हमने, ये जो रेशो है ये तो हम इससे गो थ्रू तो पहले भी हुए हैं। हमने और देखा है कि जो tan थीटा होता है, जो tan थीटा होता है, जो tan थीटा होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, वो भी तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बटा नॉर्मल रिएक्शन की रेशियो होती है। दिस इज व्हाट यू हैव सीन इन द प्रीवियस आर्टिकल, आपने उसमें ये देखा है। और इसको हम बोलते हैं, दिस इज फर्दर इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस मीन दिस इज ऑल्सो इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम तीनों को हम रिलेट कर सकते हैं इस तरीके से कि जो एंगल ऑफ रिपोज है और एंगल ऑफ फ्रिक्शन है और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये कंक्लूजन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंगल ऑफ रिपोज। इसको क्लोज करने से पहले हम आपको एक बार फिर से बताने की कोशिश करेंगे कि एंगल ऑफ रिपोज क्या चीज़ होती है। कि जब आप ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस लीजिए और उसके ऊपर आप एक इंक्लाइंड प्लेन ले लीजिए, आप उस इंक्लाइंड प्लेन को धीरे धीरे करके ऊपर उठाते चले जाइए। उसके ऊपर जैसे आपने कोई ब्लॉक रखा हुआ है तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि ये जो ब्लॉक, उसके बाद यदि आप थोड़ा सा एंगल बढ़ाएंगे तो ये खिसकना शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से आपने लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा है, इसका हमने मैथमेटिक्स में उसी अकॉर्डिंग किया है कि यदि आप एफ एस मैक्सिमम लिख रहे हैं कि इसका मीनिंग अपने आप में फिजिकल मीनिंग ये है
कि यदि आपने अब थोड़ा सा भी एंगल इंक्रीज किया तो आपका वुडन ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा। इसके बाद भी आपको यदि कोई सवाल पूछना है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फर्दर a very interesting article, pulling a body. This is pulling a body is easier. Pulling a body is easier than to push a body. So push a body. So you will find this article very interesting, because today you came to know how to move a body from one place to another place with easy mode. एक बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का जो हमारा इजी मोड है वो क्या है, और ये बिना फिज़िक्स जाने, जो फिज़िक्स नहीं भी जानते हैं वो भी अपने एक्सपीरियंस से ये जानते हैं कि चीज़ों को खींचना जो है वो आसान होता है रेदर देन चीज़ों को धक्का दे के ले जाना। तो लोग ऐसा क्यों करते हैं? आपके जो आस पड़ोस में जो लोग हैं, जो जब चीज़ों को धकेलते हैं, वो धक्का देने के कंपैरिजन में खींचना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज आपको यहाँ पता चल जाएगा कि उसके पीछे का जो मैथमेटिक्स है वो क्या है। लोग इस मैथमेटिक्स को जाने बगैर भी फील करते हैं कि हाँ, कि चीज़ों को जो खींचना है वो आसान होता है रेदर देन धक्का दे के ले जाना। तो हम ये कोशिश करते हैं आपके साथ इस बात को क्लियर करने की, ताकि बच्चों को समझ आए कि ऐसा सब क्यों होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1, पुलिंग ए बॉडी। केस नंबर 1 इज पुलिंग ए बॉडी। पहले हम चीज़ को खींचेंगे और दूसरे केस में हम pulling a body. This is pulling a body, right? Okay, see here, this is a body, this is some body, this body lying on a horizontal surface, and there is a body of some mass m, right? And as m is the mass of this body, then the weight of the body will always be in the vertical downward direction, as it is known to you. As this body is of mass m, so the weight of this body is in vertical downward direction. So you must be very careful. अब आपको इस बात का ध्यान देना है कि यदि हम इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ना पुल कर रहे हैं ना पुश कर रहे हैं, हम पहला केस कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि आप ना तो पुल कर रहे हैं ना पुश कर रहे हैं। जरा गौर से देखिए, आपको सब देखते चले जाना है, चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी और आपका मन खुद करेगा हाँ ऐसा ही होना चाहिए। ये ब्लॉक है जिसका कोई मास m है, और ये ब्लॉक क्या करता है, इस जो ये सरफेस है इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है नीचे की ओर अपने भार की वजह से। अब ये नीचे धंसता नहीं है क्योंकि नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग बाय डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, यदि ये ब्लॉक नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये जो नीचे वाला सरफेस है वो अपवार्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, और ये है वो रिएक्शन फोर्स। इसलिए आपका जो ब्लॉक है वो यहाँ रुक चुका है, और इसके रुकने की इक्वेशन क्या होगी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग बाय डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स this block is neither going up or nor moving down. This means that जब आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं और आपका ब्लॉक स्टेशनरी है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो जस्ट वेट ऑफ द बॉडी के बराबर है। बिल्कुल, फर्स्ट चीज़ मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, हम यदि लिखें यहाँ लेट इनिशियली, मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, इनिशियली क्या है, जो रिएक्शन फोर्स है दिस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। यदि आप उसको ना तो पुल कर रहे हैं ना पुश कर रहे हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, कुछ नहीं कर रहे हैं आप उसको, और इसके ऊपर जस्ट एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है।
and this force of friction in the state of rest is, you know that this is the force of static friction. This is the force of static friction. At this moment the force acting on this is the force of static friction. जस्ट अब हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं, क्योंकि हमें तो बॉडी को खींच के देखना है कि वो खींचना कैसे आसान होता है। चलो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स के साथ हम इसको खींचने की कोशिश करते हैं। दिस टाइम अभी मेरा डायग्राम पूरा नहीं होगा कि यहाँ दोनों साइड से फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। ओके, अब इसको मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं तो अलग डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम इसको खींचना शुरू करते हैं। खींचने के लिए आप एक फोर्स लगाएंगे और ये पुलिंग फोर्स है। दिस पुलिंग फोर्स इज अलोंग दिस डायरेक्शन। सो इमेजिन करिए कि आप ये फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द पुल। ये आप खड़े हैं, you are in the positions to pull it towards your side। आप इसको अपनी ओर खींच रहे हैं, और पर आपका जो ब्लॉक है ये आपकी ओर, आपकी बाजुओं की डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स नहीं जा रहा है। आपका जो ब्लॉक है वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ब्लॉक। योर ब्लॉक इज नॉट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, इट इज गोइंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। What does this mean? This means that pull of this applied force, which is acting at an angle theta with the horizontal, is not able to move this force in the direction of application of the force. Only the component of force that is responsible for the motion of this block is P cos theta. इसको आप जानते हैं, right? तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो इनको रिजॉल्व करने के बाद आ जाएगा P sin थीटा। ओके, आप रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर का कंसेप्ट जानते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको उसका जो नॉलेज है वो अवश्य होना चाहिए। तो उसके आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि जब हम इन वेक्टर्स को जो अप्लाइड फोर्स पुलिंग फोर्स P को हम रिजॉल्व करते हैं, तो उसका जो P cos थीटा कंपोनेंट है जो इस ब्लॉक को मूव कराएगा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो P cos थीटा होगा, राइट। और ये जो P sin थीटा कंपोनेंट होगा, ये जो ब्लॉक है इसके मोशन में कोई रोल नहीं प्ले करेगा, बिकॉज इट इज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो इट विल नॉट प्ले एनी रोल इन द मोशन ऑफ दिस ब्लॉक। सो दिस इज P sin थीटा। सो सी हियर व्हाट विल हैपन। हम पुल करने के बाद लेट कुछ इस तरीके से इसको लिखते हैं, लेट ए फोर्स P इज अप्लाइड टू पुल ए बॉडी। लेट ए फोर्स, आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके से आंसर देना होता है, लेट ए फोर्स P is applied to pull a body of mass M, to pull a body of mass M, right? This force is applied at an angle theta with horizontal, So the various forces acting on the body are इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स काम करेंगे। नंबर 1, द वेट W इज इक्वल टू mg, ये करेगा वर्टिकली डाउनवार्ड डायरेक्शन में। दिस विल एक्ट इन द वर्टिकली डाउनवार्ड डायरेक्शन। नंबर 2, द नॉर्मल रिएक्शन R, this is normal reaction, okay, this is perpendicular to the horizontal surface, this will act perpendicular to horizontal surface. And number 3, very very important now, as you are applying the force,
देन ए फोर्स विच कम्स इन टू प्ले, जब आप इसको खींचेंगे, अर्लियर हमने जितने भी अभी तक आर्टिकल कर रहे थे वहाँ हम यहाँ लिख रहे थे एफ एस मैक्सिमम, बट इन दिस केस नाउ योर ब्लॉक इज मूविंग, सो दिस फोर्स इज मूव करते टाइम जो फोर्स मोशन को अपोज करता है उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सो द थर्ड होगा हमारे पास एफ के काइनेटिक का काइनेटिक फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एफ के इज द फोर्स ऑफ kinetic friction. This is the force of kinetic friction. So these are the different forces, those are coming into play when you will apply some force on the on this wooden block. So अब आप यहाँ देखें कि हम किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। अब इस डायग्राम को मात्र आपको जस्ट देखना है, बाकी आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए आपने कुछ वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है, और इन द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर व्हाट यू हैव स्टडीड कि आपके पास एक वेक्टर है ऐसे ए वेक्टर और दूसरा एक वेक्टर है बी वेक्टर। ओके, कुछ नहीं करना, जस्ट जो पढ़ा है उसको याद करिए। यदि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, इफ दिस दे टू वेक्टर्स, वन वेक्टर इज ए वेक्टर, अनदर वेक्टर इज बी वेक्टर, बट विल हैपन मीन्स कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है ना, जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट में ये दोनों वेक्टर ऐड हो जाएंगे। The resultant of these two vector is equal to a vector plus b vector, right? So अब आप यहाँ देखिए जो ये नॉर्मल रिएक्शन है, this R is a normal reaction, this R is normal reaction, so this is a force, this is a normal reaction force, it's a vector quantity. P sin theta is a pulling force, it is a vector quantity. Now these two vectors are now in the same direction, so here A vector is equivalent to R vector and B vector is equivalent to P sin theta. This is equal to P sin theta. So the resultant will now be equal to R plus P sin theta. So here P sin theta vertical component acts in the upward direction. So I can write now from this diagram that R plus P sin theta, because both of these vector are in the same direction, इसके लिए हम ये ऐड हो जाएंगे। Now further, no, हम इसको ऐसे नहीं लिखना चाहेंगे, अब हम इसको ऐसे लिखना चाहेंगे as the block is not moving in up bar direction. Your block is not moving in the up bar direction or down bar direction. Down bar direction. Your block is not moving in up bar direction or down bar direction. What does this mean? This means that sum of all the forces along bi-direction is equal to 0. This means that I mean इसका मतलब ये हुआ कि जो R, this means that R plus P sin theta component of this pulling force is equal to the weight. Now see carefully, बहुत इंटरेस्टिंग बात एक सामने आई है जिसको आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब आपने ना पुल किया ना पुश किया तो जो नॉर्मल रिएक्शन था वो जस्ट उसके भार के बराबर था, mg दैट इज इक्वल टू द वेट। यहाँ देखिए जरा अब क्या हो गया, जो अब इसका नॉर्मल रिएक्शन है पहले शुरू में बिना खींचे हुए इसका भार था mg, अब p sin थीटा को परे ले जाइए, ये अब इसका भार जो है वो घट गया है बाय एन अमाउंट, दिस हैज बीन डिक्रीज्ड बाय एन अमाउंट p sin थीटा। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, गौर से देखिए, यहाँ से आपको समझने में बहुत आसानी होगी। जब आप इसको न खींच रहे थे ना धक्का दे रहे थे तो उसका भार था जो रिएक्शन था सरफेस का वो था mg। अब आप यहाँ देखिए, अब रिएक्शन जो है इसके भार में से इतना अमाउंट ऑफ जो वेट है वो घट चुका है, जिसका मतलब अब ये हल्का हो चुका है। इसको आपने ध्यान देना, भी मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अगले पेज में जाके इस ऑब्जेक्ट को धक्का देने की कोशिश करेंगे। मैं फर्दर इसको थोड़ा सा और लिख देता हूँ क्योंकि
हमने कंपैरिजन करना है तो हम यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं कि वी नो दैट जो एफ के होता है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जो यहाँ लगेगा जब आप इसको पुल करेंगे तो उसका जो फार्मूला है जो आपने पढ़ रखा है काइनेटिक फ्रिक्शन में, दिस इज़ म्यू के टाइम आर। तो मुझे अगले पेज में नहीं जाना है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो महसूस आप करेंगे घर्षण बल, ये आ जाएगा म्यू के, और आर की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं, जो इसका हल्कापन है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज पी साइन थीटा। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस इक्वेशन टू ड्रॉ द कंक्लूजन एट द एंड, राइट। ओके, अब हम अगले पेज में चलते हैं और अगले पेज से हम ये चर्चा जारी रखेंगे कि यदि अब इस ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो क्या होने वाला है। सी केस नंबर 2, दिस इज केस नंबर 2। यहां हम क्या करते हैं, सेम मास सेम सरफेस, ओके, इस सरफेस के ऊपर हम सेम ब्लॉक रखते हैं, ओके, is the same block of same mass, and this weight of this block as it is vertically downward direction and represented by mg. So as usually ये जो ब्लॉक है वो रिएक्ट करेगा अपवार्ड डायरेक्शन में, तो ये नॉर्मल रिएक्शन, इसको आप पहले की तरह याद रख सकते हैं कि जब आप ना इसको पुल करते हैं ना पुश करते हैं तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली वेट के बराबर होता है। इस केस में हमने प्रीवियस केस में क्या किया कि जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगा, अब मैं वापस नहीं जाना पड़े ताकि मैं पुराना रिजल्ट लिख लेता हूँ, वह म्यू के टाइम ये जो इसका भार था वो घट गया था बाय एन अमाउंट पी साइन थीटा। इस इक्वेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब इस केस में क्या होगा कि यदि हम इसको पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो धक्का देने के लिए आपको थोड़ा एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा। ये एक रेफरेंस लाइन हो गई, और अब आप इसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर धक्का देते हैं, इस तरीके से आप इसको पुश करते हैं, राइट। सो पुश करते हैं, और पुश करने के लिए आप जो फोर्स लगाते हैं वो कुछ इस तरीके से अंदर की ओर फोर्स लगता है, ऐसे करके। सो यदि मान लो ये एंगल बनाता है थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ, इसको हम थीटा मार्क कर देते हैं, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ओके। और ये जो आप पुशिंग का जो फोर्स है जिसको आप लगा रहे हैं, अब आप बोलेंगे कि आपने पुश करने के लिए हमें बोला तो है नहीं इस बार, ये लो, ये आप यहाँ से पुश कर रहे हैं। सो दिस इज द पुशिंग फोर्स। नाउ अब क्या होगा, अब आप का ये जो पुशिंग फोर्स है P, वंस अगेन, तो ये भी P ही होगा, ओके। अब इस P को रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर के कंसेप्ट से आप इसको रिजॉल्व कर दीजिए। आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो आ जाएगा, दिस कंपोनेंट इज P cos theta, and this vertical component will be P sin theta, ओके। अब जरा गौर से देखिए कि अब क्या डिफरेंस आने वाला है। अब आप देखें कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है हमेशा जो डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज करता है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इसका अंदाज़ा अब आप खुद लगा सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो इट इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट लगता है, दूसरा जिस पॉइंट पर दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं उसी लाइन में लगता है, इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की ये डायरेक्शन होगी। तीसरी बड़ी बात, क्योंकि अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोर्स लगाने से मूव करेगा, इसलिए आप यहाँ Fs मैक्सिमम नहीं लिख सकते, यहाँ आपको लिखना होगा फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें आप Fk भी नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने पिछले केस में Fk लिख रखा था, ये नया फोर्स होगा। इसको मैं थोड़ा सा चेंज ले आता हूँ, आई विल राइट इट एज Fk प्राइम, ओके। सी अब हम कुछ इसका टेक्स्ट लिखते हैं, और टेक्स्ट लिखने के बाद जो आगे की चर्चा जारी रखते हैं। वो टेक्स्ट कुछ इस तरीके से होगा
the body is pushed by the same force P. the body is pushed by, क्योंकि कंपैरिजन के लिए बहुत ज़रूरी है, the body is pushed by, उतना जोर लगाना आपने वापस, the body is pushed by same force P, right, at an angle theta with the horizontal, एंगल भी आपने वही रखा है, at an angle theta with horizontal. अब आपने कोई सिचुएशन जो है वो चेंज नहीं की है. What will happen then? The normal reaction is now, normal reaction R in this case is equal to, see, मैं इसको ऐसे नहीं लिखना पसंद करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा as there is no motion along bidirection में कोई मोशन नहीं है, so sum of all the forces along bidirection is equal to 0. This means that this normal reaction is the sum of these two forces. See, weight is a vector quantity and it is in downward direction. P sin theta, this is a force, this is a now pushing force, this is also in downward direction. I have explained the property of vectors to you. If these two vectors are in the same direction, then their resultant is the sum of these two vector quantities. So here this is mg and here this is p sin theta. So both are in the same direction. So ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, दोनों वेक्टर ऐड हो जाएंगे, mg प्लस p sin थीटा. और यदि ये ऊपर ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन है वो completely इसको बैलेंस कर रहा है. Only then we can write it like this. So I will write it like this. R is equal to now mg plus p sin theta. R is equal to mg plus p sin theta. Okay, so this is a very important equation for you. Then आपने क्या देखा अभी, what you have observed. So this is equation number sum 4. Okay, आपने शुरू में देखा था ये इक्वेशन नंबर कोई हम 3 रख लेते हैं और R इज इक्वल टू mg अर्लियर, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, वो फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी R वाज इक्वल टू mg. जब आपने कोई फोर्स नहीं लगाया था, आपने देखा कि जब नॉर्मल रिएक्शन, जब आपने कोई ना तो पुल किया ना पुश किया, तो उसका भार, जो नॉर्मल रिएक्शन था उसके वेट के बराबर था. जब आपने उसको पुल किया तो उसका भार कम हो गया. इस केस में आप देखिए जरा, अब उसका जो भार जो शुरू में mg था, धक्का देने के बाद ये जो वेट है इसमें ऐड हो चुका है, राइट. एट दिस फोर्स mg was now increased by an amount p sin theta. ओके, सो अब हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं कि जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन होता है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू, इसको हम r प्राइम कह देते हैं, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज नाउ इक्वल टू mu k time r prime. So force of kinetic friction which we are measuring over here, this is mu k time r prime की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर सकते हैं. This is mg plus p sin theta. This is mg plus p sin theta. So this is very important for us now to conclude. So simply अब आप यहाँ से देख सकते हैं from equation 2, 3 and 3 and 5. So from equation, अब यहाँ गौर से देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है यहाँ म्यू के टाइम यहाँ माइनस हो रही, दो चीज़ें घट रही हैं, इसका मतलब क्वांटिटी स्मॉल है, और यहाँ दो चीज़ें इंक्रीज हो, ऐड हो रही है, इसका मतलब क्वांटिटी लार्ज है. सो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5, from equation 3 एंड इक्वेशन नंबर 5. इक्वेशन नंबर 3 रिप्रेजेंट करती है पुलिंग के लिए और 5 रिप्रेजेंट करती है पुशिंग के लिए.
So from equation 3 and 5, it is clear that it is easier to pull a body. It is easier to pull a body than to push it. Okay, so this is a very interesting text. अब आपको आज ये क्लियरली पता चल गया कि जब लोग काम करते हैं, चाहे खेतों में हो, किसी वर्क प्लेस पर जब काम करते हैं, तो वो धक्का मारने के कंपैरिजन में चीज़ों को खींचना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि खींचते टाइम आपका फोर्स कम लगता है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है. जब वो धक्का मारते हैं तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है. So this is all about this video. If you still have any question, doubt, problem, so you can write in the comment box. Thank you.